आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे कि इसे पास कैसे किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो। हम एक अलग और शायद ज़्यादा गहरे सवाल पर गौर करेंगे, इस परीक्षा की तैयारी का असली मतलब क्या है। हमारे हाथ एक लेख के कुछ अंश लगे हैं जिसका शीर्षक है यूपीएससी माइंडसेट, नॉट जस्ट रैंक। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये तैयारी सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में है, या फिर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह बदल सकती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल, और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। क्या इस बेहद मुश्किल और सच कहूं तो अक्सर अकेलेपन से भरे सफर का असली मूल्य सिर्फ उस फाइनल लिस्ट में नाम आने में है, या फिर उस व्यक्तिगत विकास में है जो इस दौरान होता है? क्या हर वो इंसान जो इस रास्ते पर चलता है, चाहे वो मंजिल तक पहुंचे या ना पहुंचे, कुछ ऐसा हासिल करता है जो उससे कोई नहीं छीन सकता? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब कोई भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है ना, तो लक्ष्य तो बिल्कुल हाँ, एकदम साफ होता है। साफ होता है। एक अच्छी रैंक, सिलेक्शन और आईएएस आईपीएस जैसी कोई सर्विस, हर तरफ टॉपर्स के पोस्टर्स, कट ऑफ पर चर्चा। लेकिन इस लेख में जो तर्क दिया गया है वो ये है कि अगर किसी की प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ रैंक है तो ये सफर मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला और है, भावनात्मक रूप से खोखला करने वाला बन सकता है। ये एक तरह का जाल है। जाल। और ये जाल इसलिए है क्योंकि इसकी बुनियाद ही बहुत कमजोर है। लेख में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे साफ कारण है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। सीटें सीमित है, मुकाबला लाखों लोगों से है, और यहाँ तक कि मूल्यांकन का तरीका भी कभी-कभी अप्रत्याशित हो सकता है। बिल्कुल। तो जब कोई अपने आत्मसम्मान को, अपनी पूरी पहचान को एक इतने अनिश्चित नतीजे से जोड़ लेता है, तो चिंता और डर का पैदा होना तो लाजमी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक ऐसी दौड़ में भाग ले रहे हैं जिसमें फिनिश लाइन कहाँ है ये आपको पता ही नहीं है, और वो लगातार हिल भी रही है। हाँ, और फिर डर सिर्फ परीक्षा में फेल होने का नहीं रहता, बल्कि ये खुद की नज़र में गिर जाने का डर बन जाता है। मेरे ख्याल से लेख का दूसरा बिंदु भी इसी से जुड़ा हुआ है ना, वो बाहरी मान्यता का जाल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कारण है बाहरी मान्यता, यानी समाज और परिवार से मिलने वाली मंजूरी का बोझ। जब आपकी प्रेरणा ये बन जाती है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार को गर्व महसूस कराना है या समाज में एक रुतबा हासिल करना है, हाँ, तब असफलता सिर्फ एक अकादमिक झटका नहीं रह जाती, वो एक व्यक्तिगत हार की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ एक परीक्षा में खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन सभी लोगों को निराश कर दिया है जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है। ये बोझ तो बहुत भारी हो सकता है, बहुत ज्यादा। और तीसरा कारण जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है वो ये है कि इस तरह की प्रेरणा ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। रैंक का सपना, टॉप करने का ख्याल, ये शुरुआत में तो बहुत ताकत देता है, एक स्प्रिंट की तरह। लेकिन यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है जो कई साल तक चल सकती है। लेख के मुताबिक जब आप बार बार असफल होते हैं या तैयारी के लंबे उबाऊ दौर से गुजरते हैं, तो सिर्फ रैंक का सपना वो आपको बिस्तर से उठकर पढ़ने बैठाने के लिए काफी नहीं होता। वो चमक फीकी पड़ने लगती है। और वो चमक इसलिए फीकी पड़ती है क्योंकि वो बाहरी है। वो एक ऐसी आग की तरह है जिसमें आप बाहर से ईंधन डाल रहे हैं। जब आप रोजाना 8 से 10 घंटे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तब आपको अंदर से जलने वाली आग चाहिए, सिर्फ एक दूर के इनाम की तस्वीर नहीं। और यहीं से ये लेख एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रखता है। ठीक है, तो अगर हम रैंक के इस जाल से बाहर निकलें तो बचता क्या है? मतलब तैयारी करने का फिर असल मकसद क्या होना चाहिए? ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। लेख इसे एक मानसिकता या माइंडसेट के रूप में देखने की बात करता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा फिलोसॉफिकल है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप नतीजे को भूलकर प्रक्रिया पर ध्यान दें। तैयारी की प्रक्रिया खुद ही कुछ ऐसे गुण आपके अंदर विकसित करती है जो परीक्षा हॉल से कहीं आगे पूरी जिंदगी आपके काम आते हैं। इसे एक जिम की तरह समझिए। जिम, अच्छा। हाँ, हो सकता है आप किसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग करने गए हो, लेकिन उस प्रक्रिया में आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी सहनशीलता अपने आप बढ़ जाती है, भले ही आप वो प्रतियोगिता जीतें या हारें। लेख के अनुसार यूपीएससी की तैयारी भी आपके दिमाग और आपके चरित्र के लिए वही काम करती है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से होती होगी, अनुशासन और निरंतरता। रोज सुबह उठकर वही किताबें खोलना, एक ही रूटीन को महीनों सालों तक फॉलो करना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और ये अनुशासन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता है।
धीरे धीरे ये आपके जीवन के हर पहलू में उतर आता है। आप समय का बेहतर प्रबंधन करना सीखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना सीखते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जो आप चाहे कॉर्पोरेट नौकरी करें, अपना कोई काम शुरू करें या अकादमिक क्षेत्र में जाएं, हर जगह इसकी कीमत सोने जैसी होती है। यहाँ पर एक और बिंदु है जो मुझे बहुत गहरा लगा, आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। लेख कहता है कि यूपीएससी की तैयारी आपको जानकारी को जस का तस स्वीकार करने से रोकती है। ये आपको हर चीज पर सवाल उठाना, कई अलग अलग नजरियों से उसे देखना और नैतिक रूप से सोचना सिखाती है। हाँ। ये आपको सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं बल्कि एक जागरूक और संतुलित इंसान बनाती है। ये बहुत ही जरूरी बात है। सिलेबस में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकता जैसे विषय हैं। आपको सिर्फ तथ्य रटने नहीं हैं, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को समझना है, उनके असर का विश्लेषण करना है। मान लीजिए आप सरकार की किसी नई नीति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि नीति क्या है, बल्कि ये भी सोचना है कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या हो सकती है। ये सोचने का तरीका आपको एक बेहतर नागरिक बनाता है, चाहे आप सिविल सेवक बने या ना बने। और एक चीज जो सफर में बनती है वो है भावनात्मक मजबूती, क्योंकि यहाँ हार जीत से ज्यादा बार मिलती है। लेख में इसे भावनात्मक लचीलापन कहा गया है। ये तो एक तरह से आग में तपने जैसा ही हुआ। बिल्कुल। सोचकर देखिए, आप एक मॉक टेस्ट देते हैं और आपके नंबर उम्मीद से बहुत कम आते हैं। उसी शाम आपके किसी दोस्त का फोन आता है जो किसी बड़ी कंपनी में प्रमोट हो गया है और अपनी कामयाबी की कहानी सुना रहा है। उस एक पल में निराशा, जलन और खुद पर शक की जो भावना आती है, उससे लड़कर अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना, यही तो है भावनात्मक लचीलापन। ये तैयारी आपको रोज यही सिखाती है। आप सीखते हैं कि कैसे निराशा से उभरना है, कैसे खुद पर विश्वास बनाए रखना है और कैसे शांत दिमाग से दबाव का सामना करना है। बिल्कुल, ये जिंदगी के वो सबक हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और आखिर में नैतिक और सामाजिक जागरूकता। इसका सिलेबस ही ऐसा है कि आप समाज, शासन, नैतिकता और न्याय के बारे में जागरूक हो जाते हैं। आप राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों को गहराई से समझने लगते हैं। हाँ, ये तैयारी आपको देश की जमीनी हकीकत से जोड़ती है। आप गरीबी, असमानता, पर्यावरण, इन सब चुनौतियों के बारे में सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उनके समाधानों पर भी विचार करते हैं। आपकी दुनिया आपके कमरे से निकलकर पूरे देश और दुनिया तक फैल जाती है। ये आपके नजरिए में एक स्थायी बदलाव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। ये सब सुनकर तो सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। ये सिर्फ सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ वाली बाइनरी नहीं है। लेख में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है, आप इस प्रक्रिया से खाली हाथ बाहर नहीं आते। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो सफलता का मतलब सिर्फ वो रैंक नहीं है। सफलता का मतलब है एक अनुशासित इंसान बनना। सफलता का मतलब है दबाव में भी साफ साफ सोच पाना। सफलता का मतलब है समाज को और खुद को गहराई से समझना और भावनात्मक और बौद्धिक रूप से एक बेहतर इंसान बनना। हाँ, ये एक ऐसा व्यक्तिगत विकास है जो किसी भी परीक्षा के परिणाम से बहुत बड़ा है। आपकी पहचान आपके रैंक कार्ड से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे इस लेख में लगी वो ये कि टॉपर्स भी इसी बात से सहमत है। मैं हमेशा सोचती थी कि टॉपर्स का तो एक ही फोकस होता होगा, रैंक, लेकिन स्रोत कुछ और कहता है। उसमें लिखा है कि ज्यादातर टॉपर्स इंटरव्यू में कहते हैं यूपीएससी ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग शिखर पे पहुंचे वो भी ये मान रहे हैं कि सफर का मूल्य मंजिल से ज्यादा था। लेख के अनुसार वो लोग तैयारी को आत्मखोज की एक प्रक्रिया और अपने चरित्र की परीक्षा के रूप में देखते थे। अच्छा। उन्होंने अनुशासन, धैर्य और गहरी समझ जैसे गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। रैंक उनके लिए मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक नतीजा था, एक सुखद परिणाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा किया, परिणाम पर नहीं। हाँ, उन्होंने उत्कृष्टता का पीछा किया, सिर्फ सिलेक्शन का नहीं। ठीक है, यही बात है। जब आपका ध्यान प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर होता है, जैसे आज मुझे इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना है या अपने उत्तर लिखने की कला को सुधारना है, तो आप परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और जैसा कि लेख भी इशारा करता है, एक शांत और केंद्रित दिमाग परीक्षा हॉल में घबराए हुए दिमाग से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत प्रेरक और सही लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इसे असलियत में कैसे अपनाए।
जब चारों तरफ से रैंक और सिलेक्शन का ही दबाव हो, तो कोई अपनी सोच को कैसे बदले? क्या लेख में इसे अमल में लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं? बिल्कुल बताए गए हैं, और वो सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, अपनी तैयारी को सेवा के भाव से जोड़ें। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे आईएएस बनना है, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं आईएएस बनकर समाज में क्या प्रभाव डालना चाहता हूं, या मैं देश की किन समस्याओं को सुलझाने में मदद करना चाहती हूँ। हाँ, मतलब क्या से ज्यादा क्यों पर ध्यान देना। जैसे ये सोचना कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहती हूँ, या मैं स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब आपका क्यों इतना बड़ा हो जाता है, तो इतिहास की किताब का एक चैप्टर पढ़ना सिर्फ एक टास्क नहीं रह जाता, बल्कि अपने उस बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम बन जाता है। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है, अपनी प्रगति को अलग तरह से मापें। रोज ये पूछने के बजाय कि क्या मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, खुद से ये पूछें कि क्या मैं पिछले महीने की तुलना में आज ज्यादा अनुशासित और जागरूक हूं। क्या मेरी विषयों पर समझ पहले से गहरी हुई है? हाँ, ये नियंत्रण को वापस आपके हाथों में देता है, क्योंकि व्यक्तिगत सुधार आपके काबू में है, जबकि अंतिम परिणाम नहीं। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तीसरा बिंदु है, कई परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। ये समझना कि एक परीक्षा आपकी जिंदगी को परिभाषित नहीं करती। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। जब किसी ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल एक ही चीज में लगा दिए हों, तो वो दूसरे परिणामों को आसानी से कैसे स्वीकार कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये सोच तब आती है जब आप ये मानना शुरू करते हैं कि इस यात्रा से मिले कौशल और ज्ञान आपको जीवन में कहीं और भी सफल बना सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो सब कुछ दांव पर लगा है वाली भावना खत्म हो जाती है। और इसी से चौथा और आखिरी बिंदु निकलता है, सीखे हुए ज्ञान का कहीं और उपयोग करने के लिए तैयार रहना। एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर पत्रकार या एक ज्यादा जागरूक उद्यमी बना सकती है। वास्तव में ये ज्ञान आपको किसी भी उस क्षेत्र में एक बढ़त देता है जहां गहरी समझ और विश्लेषणात्मक कौशल की जरूरत होती है। इस तरह देखने पर यह तैयारी एक जुआ नहीं बल्कि एक निवेश बन जाती है। एक ऐसा निवेश जो हर हाल में आपको कुछ न कुछ रिटर्न जरूर देगा, चाहे वो रैंक के रूप में हो या व्यक्तिगत विकास के रूप में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये परीक्षा सिर्फ आपकी याददाश्त या बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं कर रही है। ये आपके धैर्य, आपकी सत्यनिष्ठा, आपके नजरिए और आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण कर रही है। और ये ऐसे गुण हैं जो सिर्फ सिविल सेवा में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मायने रखते हैं। अंत में इस पूरे लेख का सार यही है, जब आपका उद्देश्य रैंक से बड़ा हो जाता है तो असफलता का डर कम हो जाता है और आपकी तैयारी ज्यादा शांत और केंद्रित हो जाती है। अगर आप इसे सिर्फ एक परीक्षा के रूप में देखते हैं तो हर छोटा बड़ा झटका एक तबाही जैसा लगता है। प्रीलिम्स में फेल होना दुनिया के खत्म होने जैसा लगता है। लेकिन अगर आप इसे एक मानसिकता बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो तैयारी का हर दिन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सार्थक हो जाता है। हर गलती सीखने का एक अवसर बन जाती है। बिल्कुल। लेख एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ समाप्त होता है। चयन का नहीं, उत्कृष्टता का पीछा करें। रैंक नहीं, चरित्र का निर्माण करें। मेरे ख्याल से ये पूरी चर्चा का निचोड़ है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। अंतिम परिणाम के बजाय प्रक्रिया और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का ये सिद्धांत कोई भी इंसान अपने जीवन की किसी बड़ी चुनौती पर कैसे लागू कर सकता है, चाहे वो कोई करियर का लक्ष्य हो, कोई रचनात्मक परियोजना हो या कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा।